गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे और इसके अध्याय 13 जो हमारा चल रहा था उसी में आगे बढ़ेंगे। परजीवियों का अध्ययन व आर्थिक महत्व। इसमें बेटा हमने शुरुआत से जो पढ़ते आ रहे हैं परजीवियों के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। परजीवी हम उन सभी सजीवों को कहते हैं जो अपने भोजन और आवास के लिए अन्य जंतुओं पर आश्रित रहते हैं, वो सभी परजीवी कहलाते हैं। तो इसी श्रेणी में हम लोगों ने इस अध्याय में कुछ परजीवियों का अध्ययन भी किया था। पिस्सू का किया था, जौं का किया था। आज हम इससे आगे बढ़कर के एक अगले परजीवी का अध्ययन करने जा रहे हैं और वो है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक बेटा, लीवर फ्लूक के जो वैज्ञानिक नाम है वो है फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला हिपेटिका ये किस संघ में रखा जाता है? तो इसका जो संघ है वो है प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज। गण की बात करें डाइजीनिया, वर्ग की बात करें ट्रिमेटोड़ा। ये इसका एक छोटा सा वर्गीकरण है जो आपको याद रखना है बेटा। लीवर फ्लूक, इसको हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं फैसियोला हिपेटिका। ये भी एक अंतः परजीवी होता है और इसका जो वर्गीकरण, नॉर्मल वर्गीकरण देखें तो ये संघ में आता है। कौन से में? प्लैटीहेल्मिन्थीज। बेटा आपको याद होगा कक्षा 11 के अंदर हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें हम ये पढ़ा था कि जो प्लैटीहेल्मिन्थीज संघ के अंदर जो जंतु आते हैं उनका शरीर पत्ती के समान चपटा होता है, तो इसलिए इन्हें चपटे क्रमिधी कहते हैं। गण कौन सा है बेटा? गण है डाइजीनिया। वर्ग कौन सा है? ट्रिमेटोड़ा। अब बात करते हैं साहब, ये परजीवी है तो किसी न किसी परपोषी के शरीर में निवास करता है। तो इस लीवर फ्लूक के परपोषी कौन कौन हैं? अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपने अब तक जो पढ़े थे वो तो एक ही परपोषी के शरीर में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जो लीवर फ्लूक है वो अपने संपूर्ण जीवन चक्र को किसी एक परपोषी के शरीर में व्यतीत नहीं करता, बल्कि दो परपोषियों के शरीर में अपना संपूर्ण जीवन चक्र व्यतीत करता है। अपने जीवन चक्र की कुछ अवस्थाएं एक परपोषी के शरीर में और कुछ अवस्थाएं दूसरे परपोषी के शरीर में व्यतीत करता है। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे परपोषी के बारे में। परपोषी कौन कौन है इसके? तो बेटा जी यहाँ पर परपोषियों को हम दो भागों में बांट रहे हैं, प्राथमिक परपोषी और द्वितीयक परपोषी। प्राथमिक परपोषी और एक होता है द्वितीयक परपोषी। प्राथमिक किसे कहेंगे, द्वितीयक किसे कहेंगे? प्राथमिक परपोषी उसको बोलते हैं जिसमें परजीवी का जो वयस्क अवस्था होती है
वो निवास करती हो या वो आश्रित रहती हो। और द्वितीयक परपोषी किसको बोलते हैं? वो परपोषी जिसमें परजीवी का जीवन चक्र की कुछ अवस्थाएं अपना समय व्यतीत करती है, वो कहलाता है द्वितीयक परपोषी। तो इस लीवर फ्लूक के अंदर प्राथमिक परपोषी कौन होगा? सभी जो कशेरुकी जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड पाया जाता है, वो प्राथमिक परपोषी होते हैं। तो जैसे कि भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, ये सभी प्राथमिक परपोषी हैं। और द्वितीय परपोषी यहाँ पर विशेष है और एग्जाम में द्वितीय परपोषी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो बेटा जल के अंदर मिलने वाला घोंगा या स्नेल, जिसको हम स्नेल या घोंगा बोलते हैं, और वो भी एक विशेष जाति का है, लिम्निया जाति का। तो लिम्निया जाति का जो स्नेल होता है वो यहाँ पर द्वितीयक परपोषी का काम करता है। लिम्निया जाति का घोंघा, इसी को बोलते हैं स्नेल। तो लिम्निया जाति का जो घोंघा या स्नेल है वो द्वितीयक परपोषी का काम करेगा, जबकि प्राथमिक परपोषी का काम कौन करेगा? कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी जंतु जैसे कि भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता। मोस्टली जो कशेरुकी प्राणी जिसके अंदर बहुतायत में मिल जाता है वो होता है भेड़। भेड़ के अंदर आमतौर पर लीवर फ्लूक मिल जाते हैं यदि भेड़ अस्वस्थ है तो इस प्रकार से लीवर फ्लूक के दो परपोषी हो गए। अब बात करते हैं हम कि लीवर फ्लूक की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। लीवर फ्लूक की जो संरचना हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उस पर देखिएगा। उसका एक सिंपल सा डायग्राम बना के देखें। इस तरह की संरचना होती है लीवर फ्लूक की, या फैसियोला हेपेटिका जिसको बोल रहे हैं हम। ऊपर और नीचे से शंकु के आकार का होगा ये। इसका जो शरीर है वो चपटी पत्ती नुमा होता है। इसके संपूर्ण शरीर में आप देखिए बेटा, एक तो ये और एक ये दो चूषक मिलते हैं। अग्र सिरे पर मिलने वाले को बोलते हैं अग्र चूषक, अग्र चूषक, और यहां पर अधर सतह पर मिलने वाले चूषक को कहते हैं अधरीय चूषक। अधरीय चूषक, ये चूषक क्या काम करते हैं? तो नाम से ही पता लग रहा है, जो परपोषी होता है उसके शरीर के अंदर जब ये परजीवी निवास करता है तो इन चूषकों की सहायता से उस परपोषी के शरीर में चिपके रहते हैं, उसके अंगों में चिपके रहते हैं। अग्र चूषक का जो आगे का भाग होता है उसी भाग में ये जो इसका मुख होता है जिसके द्वारा ये पोषण या भोजन ग्रहण करता है।
इसमें मुख के अलावा दो छिद्र और होते हैं, एक तो अग्र चूषक और अधर चूषक के मध्य में होता है यहां पर जनन छिद्र। एक तो है जनन छिद्र और एक होता है उत्सर्जी छिद्र या उत्सर्जन छिद्र। तो इस प्रकार से संरचना हो गई। अब प्रश्न यह है कि इसमें उत्सर्जन का जो कार्य होता है वही जिस प्रकार से जोंक पड़ा आपने कि साहब जोंक में उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा होता है, वैसे ही इस लीवर फ्लूक के अंदर जो उत्सर्जन होगा वो उत्सर्जन होता है विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा, और उन कोशिकाओं को कहते हैं ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं, पुनः समझिए, प्रत्येक जो जंतु होता है उसमें उत्सर्जन के लिए कोई ना कोई विशेष अंग, विशेष कोशिका पाई जाती है। जिस प्रकार से अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में उत्सर्जन के लिए क्या विशेष मिलता है? वृक्क, किडनी जिसको बोलते हैं, वो हमारे उत्सर्जन में महत्वपूर्ण अंग होता है। जिस प्रकार से जोंक पड़ा, केंचुआ पड़ा, वहाँ पर उत्सर्जन का काम कर रहा था नेफ्रीडिया। हमने जो पढ़ा था नेफ्रीडियल तंत्र, तो वहाँ पर उत्सर्जन में जो मुख्य भूमिका निभा रही थी वो थी नेफ्रीडिया। ठीक वैसे ही लीवर फ्लूक की जब बात करते हैं तो लीवर फ्लूक में उत्सर्जन का जो मुख्य भूमिका निभाएगी, मुख्य कार्य करेगी, वो कौन सी कोशिकाएं करेंगी? ज्वाला कोशिकाएं। आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर, उत्सर्जन का कार्य करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ज्वाला कोशिकाएं। अगली बात करें बेटा कि जो ये लीवर फ्लूक होता है किस प्रकार का प्राणी है, एकलिंगी है या द्विलिंगी है? तो लीवर फ्लूक भी एक उभयलिंगी प्राणी होता है। उभयलिंगी प्राणी, या जिसको बोल सकते हैं द्विलिंगी प्राणी, अर्थात लीवर फ्लूक, एक लीवर फ्लूक में ही नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए ये उभयलिंगी प्राणियों की श्रेणी में आता है, उभयलिंगी प्राणी की श्रेणी में आता है। अब साहब ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गए बेटा, स्ट्रक्चर को पुनः देख लीजिए। लीवर फ्लूक का जो शरीर है वो चपटी पत्ती के समान होगा। इसके अग्रशिरा जो शंकु के समान है, इसमें दो चूषक पाए जा रहे हैं, एक अग्र चूषक और एक अधरीय चूषक। दोनों जो चूषक हैं उनका मुख्य काम एक तो भोजन को चूसना और दूसरा किसी आधार या जिस पर या जिस अंग में वो हैं उस अंग से चिपकाए रखना। अग्र चूषक के अग्रभाग पर मिलता है मुख। मुख के अलावा इसके पूरे शरीर में दो छिद्र होते हैं, एक तो होता है जनन छिद्र, एक होता है उत्सर्जन छिद्र। उत्सर्जन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। और आखिरी बात बताई थी मैंने कि ये एक उभयलिंगी प्राणी होता है जिसमें दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। अब बेटा ये भी कहानी हो गई। इसके बाद अगली बात बताऊंगा आपको मैं कि जो इसका लीवर फ्लूक का जीवन चक्र है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार लीवर फ्लूक अपना संपूर्ण जीवन परपोषी के शरीर में व्यतीत करता है। भाई चूंकि यहाँ पर ये तो पता लग चुका हमें कि दो परपोषी होंगे जिनके शरीर में ये अपने जीवन चक्र की थोड़ी बहुत या अलग अलग अवस्थाओं को व्यतीत करता है, तो किस प्रकार से ये अपने संपूर्ण जीवन को अलग अलग परपोषियों के शरीर में बिताएगा।
बात करेंगे बेटा जीवन चक्र। देखो भाई, सबसे पहले हम प्राथमिक परपोषी पर चर्चा करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़े थे कि साहब ये जो लीवर फ्लूक होता है वो अपना जीवन दो प्रकार के परपोषियों में व्यतीत करता है। तो शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो प्राथमिक परपोषी से कर रहे हैं, क्योंकि लीवर फ्लूक की जो वयस्क अवस्था होती है वो प्राथमिक परपोषी में ही पाई जाती है। तो प्राथमिक परपोषी जो कौन होगा, कशेरुकी प्राणी होंगे, कशेरुकी प्राणी। और इसके यकृत या पित्तवाहिनी इसमें कौन मिलेगा, लीवर फ्लूक मिलेगा, वो भी कैसा, वयस्क। मैथुन की क्रिया होगी, कहाँ पर होगी, पित्तवाहिनी में होगी। इसके बाद अगला काम क्या आएगा, त्यागे गए अंडे परपोषी के मल के साथ बाहर। बाहर आ जाएंगे। अगला काम क्या होगा बेटा, उचित ताप, नमी और अम्लीयता मिलेगी। और उससे क्या होगा, मिरासीडिया लार्वा बनेगा। ये लार्वा क्या कहलाएगा बेटा, प्राथमिक लार्वा। इसके बाद फिर ये लार्वा प्रवेश करेगा घोंगे में। फिर बदल जाएगा ये सर्केरिया लार्वा में। इसका हो जाएगा जल में निष्कासन। मेटासर्केरिया लार्वा में परिवर्तन।
जलीय पौधों की पत्तियों पर चिपकते हैं फिर ये। कशेरुकी जंतुओं के भक्षण करने पर अंत में ये पहुंच जाएगा। तो देखो भाई, जो हम जीवन चक्र पर चर्चा कर रहे हैं, लीवर फ्लूक के जीवन चक्र पर। बेटा, लीवर फ्लूक अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूर्ण करता है। शुरुआत करें यदि हम, भाई याद रखने की दृष्टि से कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि जो चीज़ या जो स्थान हमें याद रह सकता है हम वहीं से स्टार्ट करें, ज़्यादा बेटर है। हम किसी ऐसी जगह से स्टार्ट कर लें जिसको याद ही नहीं कर पाएँ तो वो गलत है। शुरुआत आपको करनी होगी वयस्क लीवर फ्लूक से। और वयस्क लीवर फ्लूक या जिसको हम बोलते हैं परिपक्व लीवर फ्लूक, ये कहाँ पर पाया जाता है? प्राथमिक परपोषी के शरीर में। प्राथमिक परपोषी कौन है? जो कशेरुकी प्राणी है। और उसमें भी कहाँ पर मिलेगा? 2 ही जगह हैं ऐसी, या तो मिलेगा यकृत में और या मिलेगा पित्तवाहिनी में। जो प्राथमिक परपोषी का यकृत या पित्तवाहिनी है वहीं पर मिलता है हमें वयस्क लीवर फ्लूक। अब साहब, चूंकि लीवर फ्लूक उभयलिंगी प्राणी है, तो अगर ये यकृत में हुआ तो कहाँ पहुँच जाएगा? पित्तवाहिनी में। और पित्तवाहिनी में ही है तो वहीं पर रहेगा। और पित्तवाहिनी में पहुँच कर के कौन सी क्रिया होगी? मैथुन की क्रिया। मैथुन का तात्पर्य हम लोगों ने 11th क्लास में समझा रखा है आपको, सेक्स करना। मैथुन की क्रिया का मतलब होता है सेक्स करना। तो पित्तवाहिनी, किसकी पित्तवाहिनी? प्राथमिक परपोषी की या कशेरुकी प्राणी की पित्तवाहिनी में पहुँच करके मैथुन की क्रिया होगी। अब मैथुन की क्रिया होगी, उसके बाद निषेचन होगा, उसके बाद अंडे बनेंगे। तो अब उन अंडों को प्राथमिक परपोषी के आहार नाल में त्याग दिया जाएगा और फिर उस परपोषी के मल के साथ साथ वो बाहर त्याग दिए जाएंगे। तो देखो, त्यागे गए अंडे परपोषी के मल के साथ साथ कहाँ निकल जाएंगे? बाहर वायुमंडल में या बाहर मिट्टी में त्याग दिए जाएंगे। अब इन अंडों को यहाँ पर बाहर क्या क्या मिलेगा? जो अंडों के विकास के लिए उचित ताप है वो मिलेगा, नमी है वो मिलेगी और जो अम्लीयता है वो मिलेगी। ये तीनों चीज़ें उचित मात्रा में जब बाहर मिट्टी में जब ये अंडे हैं तो उनको मिलेगी। मिलने से क्या होगा? अब इन अंडों से क्या बनेंगे? एक लार्वा बनेगा, जो कि सबसे पहला लार्वा है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक लार्वा। ये प्राथमिक लार्वा क्या कहलाएगा? मिरासीडिया लार्वा। तो बेटा, कई बार पूछता है लीवर फ्लूक के जीवन चक्र में प्राथमिक लार्वा कौन सा होता है? तो प्राथमिक लार्वा कौन सा हुआ? मिरासीडिया लार्वा। मिरासीडिया लार्वा ये प्राथमिक लार्वा होगा। अब ये मिरासीडिया लार्वा जो है जल में तैरता हुआ और एक विशेष जाति की जो स्नेल होती है, घोंगा होता है, उसमें प्रवेश कर जाएगा। आपको बताया था मैंने वो विशेष जाति कौन सी है? लिम्निया जाति। लिम्निया जाति के घोंगों में प्रवेश कर जाएगा। कौन प्रवेश कर जाएगा? मिरासीडिया लार्वा। मिरासीडिया लार्वा इस घोंगे में जब प्रवेश कर गया तो प्रवेश करने के बाद अब पुनः उसके शरीर में ही ये पुनः दूसरे लार्वा में परिवर्तित हो जाएगा। और वो दूसरा लार्वा कौन सा होगा बेटा? सर्केरिया लार्वा। ये सर्केरिया लार्वा का जो विकास हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है लिम्निया जाति के घोंगे के शरीर में। फिर
सर्केरिया लार्वा बन गया है। ये सर्केरिया लार्वा अब उस घोंगे के शरीर से बाहर निकलेगा, और बाहर की बात करें तो मिट्टी तो होगी नहीं, क्योंकि घोंगे मिलते हैं कहाँ पर, पानी के अंदर। तो ये सर्केरिया लार्वा घोंगे के शरीर से बाहर निकलकर पानी में आ जाएगा, जल में उसका क्या हो जाएगा, निष्कासन। जल में निष्कासन जब हो जाएगा तो उसके बाद अब ये पानी में तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, और तैरते तैरते फिर वापस अपने आप को चेंज कर लेगा। कौन से लार्वा में, मेटासर्केरिया लार्वा में, मेटासर्केरिया लार्वा में चेंज कर लेगा। और ये मेटासर्केरिया जो लार्वा होता है वो अब पानी में तैरता हुआ जो जलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर चिपक जाते हैं। जलीय पौधों की पत्तियों पर अब ये चिपक गए। चिपकने के बाद वो तो वहाँ पर पौधों की पत्तियों पर ही चिपके रहेंगे। अब साहब पानी में कई बार ये जो कशेरुकी जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने के लिए आते हैं। अब जिन पत्तियों पर ये मेटासर्केरिया लार्वा चिपका हुआ है, कशेरुकी जंतु उन पौधों की पत्तियों को खा जाएंगे। तो क्या होगा, पत्तियों पर चिपका हुआ मेटासर्केरिया लार्वा इन कशेरुकी जंतुओं के पाचन तंत्र में प्रवेश कर जाएगा। बेटा इसका मतलब जो लीवर फ्लूक होता है उसकी संक्रमण अवस्था कौन सी है। संक्रमण अवस्था का मतलब उसके लार्वा, ऐसा कौन सा लार्वा है जो कशेरुकी जंतुओं में संक्रमण फैलाता है। तो सर्केरिया लार्वा नहीं है, मिरासीडिया लार्वा नहीं है, तो कौन सा लार्वा है, मेटासर्केरिया लार्वा है। ये मेटासर्केरिया लार्वा इसकी संक्रमण अवस्था होती है। और अब कशेरुकी जंतु के शरीर में प्रवेश कर गया, पाचन तंत्र में प्रवेश कर गया, फिर इस पाचन तंत्र से पहुंच करके कहाँ पहुंच जाएगा, उस कशेरुकी जंतु के यकृत या पित्तवाहिनी में, और वहाँ पर जाकर के वापस वयस्क अवस्था धारण कर लेगा। तो इस प्रकार से ये लीवर फ्लूक का संपूर्ण रूप से क्या हो गया बेटा, जीवन चक्र। एक बार पुनः देखें बेटा, लीवर फ्लूक का जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार से अपने संपूर्ण जीवन को दो परपोषियों के शरीर में व्यतीत करता है। सबसे पहले लीवर फ्लूक की जो वयस्क अवस्था होती है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, प्राथमिक परपोषी में। प्राथमिक परपोषी से तात्पर्य है कशेरुकी प्राणी में। कशेरुकी प्राणी के शरीर में मिलेगा आपको ये, उसके यकृत या पित्तवाहिनी में। फिर ये वयस्क लीवर फ्लूक उसकी पित्तवाहिनी में आकर के और कौन सी क्रिया करेगा, मैथुन की क्रिया करेगा। मैथुन की जब क्रिया हो जाएगी उसके पश्चात जो अंडे हैं उनको परपोषी के पाचन तंत्र या आहार नाल में त्याग दिए जाएंगे, और परपोषी के मल के साथ साथ वो अंडे बाहर मिट्टी में त्याग दिए जाएंगे। वहाँ पर उचित ताप मिलेगा, नमी मिलेगी और अम्लीयता मिलेगी, जिनकी उपस्थिति में अब ये अंडों से कौन सा लार्वा बन जाएगा, मिरासीडिया लार्वा। मिरासीडिया लार्वा प्राथमिक लार्वा कहलाता है। ये प्राथमिक लार्वा होगा मिरासीडिया लार्वा। इसके बाद ये मिरासीडिया लार्वा जल में तैरता हुआ और लिम्निया जाति की स्नेल या लिम्निया जाति के घोंगे में प्रवेश कर जाएगा। वहाँ पर प्रवेश करने के बाद सर्केरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाएगा। सर्केरिया लार्वा, अब ये सर्केरिया लार्वा उस घोंगे के शरीर में से बाहर निकलकर और पानी में तैरने लगता है, और तैरते तैरते वापस रूपांतरण होगा इसका सर्केरिया लार्वा मेटासर्केरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाएगा। मेटासर्केरिया लार्वा में ये परिवर्तित हो गया, और अब ये मेटासर्केरिया लार्वा पानी में तैरता हुआ जलीय पौधों की पत्तियों पर चिपक जाते हैं। जो पौधे जलीय होते हैं उनकी पत्तियों पर चिपक जाएंगे।
पत्तियों पर चिपक जाएगा साहब। इसके बाद जो कशेरुकी जंतु हैं वो इन पादपों का जब भक्षण करते हैं, पादपों को खाते हैं, तो इन पादपों की पत्तियों के साथ साथ ये मेटासर्केरिया लार्वा उन कशेरुकी जंतुओं के पाचन तंत्र या उनकी आहार नाल में पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुँच कर के फिर ये गति करते हुए उस कशेरुकी जंतु के यकृत या पित्तवाहिनी तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँच गया, उसके बाद वयस्क लीवर फ्लूक में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से लीवर फ्लूक का जीवन चक्र चलता है। ये जीवन चक्र हो गया बेटा। अब बात करेंगे हम अंत में लीवर फ्लूक के आर्थिक महत्व की। लीवर फ्लूक का आर्थिक महत्व। जिस प्रकार से हम लोगों ने लीवर फ्लूक का जीवन चक्र पढ़ा है, उसी प्रकार से हमें लीवर फ्लूक का आर्थिक महत्व भी पढ़ना है।